नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आप सब लोग संजीव मुखिया जैसे लोगों को जानते हैं और ये बताते चलें कि संजीव मुखिया कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह एक बिहार में सड़ी हुई व्यवस्था का नाजायज औलाद है। ऐसे न जाने कितने संजीव मुखिया घूम रहे हैं बिहार में। इस अखबार को देखिए, ये कहता है कि 12 साल तक मैंने भविष्य बेचा है। रिशु श्री की कहानी आप जानते हैं। रिशु श्री भी कोई एक व्यक्ति नहीं है, वह भी सरकारी तंत्र में लूट के गठजोड़ का एक नाजायज औलाद है। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों को एक साथ मिला के हम क्यों बता रहे हैं। ये वीडियो मेरा आम जनता को समर्पित है। क्यों बिहार की जनता बेहाल है, गरीबी से परेशान है, क्यों वो अपनी गुर्बती से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्यों वो अपनी बदहाली से बाहर निकल नहीं पा रहा है, जबकि वो तड़फड़ा रहा है, बेचैन हो रहा है, कोशिश कर रहा है निकलने का, क्यों नहीं निकल पा रहा है। देखिए, गरीबी से निकलने का मात्र 2 तरीका है। पहला तरीका है कि आपको अच्छी शिक्षा मिल जाए और उस शिक्षा के बाद आपको ढंग की कोई नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी भी हो सकती है, अच्छी प्राइवेट नौकरी भी हो सकती है। हम देखिए कैसे पूरे व्यवस्था को, ये पूरा सिस्टम, जब मैं सिस्टम बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ नीतीश कुमार को दोष नहीं दे रहा हूं। ये पूरी जो व्यवस्था हमने बनाई है बिहार में विगत 25, 30, 35 सालों से, इसने क्या किया है। सबसे पहले आपकी शिक्षा को चौपट किया है, सरकारी शिक्षा को। यानी जो आम गरीब लोग हैं, आम आवाम है, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो पहले तो आप वहां छटे, किसी तरीके से आपने मजदूरी करके, खेत बेच के, अपना गहना बेच के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देके प्राइवेट स्कूल में डाल के पढ़ा दिया। आपके बच्चे मेधावी हैं तो उनको नौकरी पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। वो एसएससी हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, स्टेट सिविल सर्विसेज बीपीएससी हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, तमाम तरह के एग्जाम हो सकता है। तो पहला तो रोका आपको कहाँ? सरकारी शिक्षा में, जहां आपको सड़े हुए स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य किया। उस बाधा को तोड़ के अगर आप आगे भी निकल गए और इस एग्जाम में आपके बच्चे बैठे, तो यहां संजीव मुखिया जैसा आदमी बैठा हुआ है। इसने क्या किया? इसने हेफ्टी अमाउंट लेके, मोटा पैसा लेकर के आपके भविष्य को बेच दिया। कौन खरीदेंगे? जिसके पास रसूख है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच। ये दूसरी बाधा दौड़ है। यानी गरीब के बच्चे के पैर में 2-2 जंजीर लगी हुई है और उसको दौड़ाया जा रहा है प्रिविलेज बच्चों के साथ, जिनके पास, उन परिवार के बच्चों के साथ जिनके पास रसूख है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैरवी है। किसी तरीके से आपके बच्चे इन दोनों बाधा को तोड़कर पार कर भी गए। तो तीसरा बाधा क्या है? पोस्टिंग। यहां भी एक सिंडिकेट चल रहा है जहां आप परेशान होते रहिएगा। फिलहाल मैं उस पर चर्चा नहीं करता हूं। मैंने बताया कि गरीबी को दूर करने का 2 उपाय। तो पहला उपाय तो शिक्षा है। शिक्षा अच्छी मिल जाए, फेयर एग्जाम हो जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, आप नौकरी में आ जाइए। तो ये सबसे आसान तरीका है गरीबी और गुर्बती को दूर करने का। इसके बारे में मैंने बता दिया कि क्या हाल है। अब आइए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है कि आप व्यापार करके, ठेकेदारी वगैरह में, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में या ऐसे कुछ काम करके पैसा कमा ले तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है। देखिए, यहां पर रिशु श्री जैसे लोगों ने क्या किया, या सरकार ने क्या किया। आज से कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले बिहार में जो टेंडर निकलते थे, इस पर राजद के एक एमपी ने बहुत अच्छा सवाल भी उठाया, सुधाकर सिंह।
उसके सवाल को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके बता देते हैं कि ये व्यवस्था क्यों कायम की गई और इसके कारण आम आदमी जो थोड़ा बहुत उठने की कोशिश कर रहा था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, सबका गला कतर दिया गया। क्या किया गया? तो अब धीरे धीरे सभी लाइन डिपार्टमेंट में या सभी सरकारी विभागों में जो टेंडर के माध्यम से काम होता था, तो पहले छोटे छोटे काम लोकल स्तर पर, चाहे वो जिला स्तर पर हो, डीआरडीए के स्तर पर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्तर से हो, वो टेंडर निकलता था, कम राशि रहती थी, तो उसमें ज़्यादा लोग टेंडर में पार्टिसिपेट करते थे और उस माध्यम से वो कुछ पैसा अर्जित कर पाते थे। टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर्स कमीशन भी होता है, मैं जायज़ नाजायज़ दोनों की बात कर रहा हूँ। तो वो पैसा उसको मिल जाता था और उसके कारण बहुत सारे बेरोजगार लड़के या वैसे लोग जो थोड़े प्रयास करते थे, लोकल लोगों को ही ज़्यादातर वो टेंडर मिलता था, तो उस माध्यम से उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो रही थी। विगत एक दशक, खास करके 10 से 15 साल में इस पूरी व्यवस्था को सरकार ने ध्वस्त कर दिया। किसके कहने पर? बड़े बड़ी कंपनियों और ये जो ब्यूरोक्रेट, बिग कॉन्ट्रैक्टर्स और दलाल के नेक्सस के कहने पर। क्या किया इसने? सबसे पहले इसने टेंडर देने की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड कर दिया। आपको बहुत ही संवैधानिक बात बताते हैं, वो आपको समझ में ना आए तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको हम सिंपल वे में बता देते हैं। भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है 166, उसके तहत कार्यपालक नियमावली बनी हुई है जिससे सरकार चलता है। विभाग का काम नीति का निर्धारण, पैसे का आवंटन और ब्रॉडर चीजों को करना है। लेकिन यहां तब देखा कि तो नीचे स्तर पर टेंडर हो रहा है, तो छोटे छोटे लोग, अनुसूचित जाति के लोग, ओबीसी के लोग या अपर कास्ट के भी लोग जो नीचे में हैं, वे लोग, ये सब ऊपर आने लगे, तो ऊपर में तो कमाई बंद हो गई। इन लोगों ने क्या किया कि उस पूरे टेंडर की प्रक्रिया को एकीकृत कर दिया और सेंट्रलाइज्ड कर दिया और विभाग से ठेकेदारी की प्रथा शुरू हो। अब अगर 10 रोड है और प्रत्येक रोड 1-1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ के टेंडर में बहुत लोग भाग ले सकता था, लेकिन अब उसको मिला के 10 करोड़ कर दिए और टेंडर की शर्तों को कुछ ऐसा बनाए कि जो नीचे वाले लोग थे, खास करके जो बेचारा प्रयास कर रहा था ऊपर उठने का, कमा खा रहा था, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो सब का गर्दन एक सिरे से कतर गया, क्योंकि उस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, उतना उसके पास टर्नओवर नहीं है। उतना ही नहीं, बड़े बड़े जो लाइन डिपार्टमेंट है, रोड है, बिल्डिंग है, इवन आरडब्ल्यूडी है, इरिगेशन, तो खासकर इरिगेशन में किस जाति के आप व्यक्ति लगातार एक आध अपवाद को छोड़ करके मंत्री रहा, जरा सोच लीजिए। इरिगेशन विभाग में किस समाज का व्यक्ति ठेकेदार है, आप सोच करके देखिए। वहां घुस ही नहीं सकते, दूसरे लोग नीचे वाले घुस ही नहीं सकते हैं। वो 4-5 ठेकेदारों का जो कंपनी बनाया है, उसका जबरदस्त वहां पर कॉकस है। क्यों? क्योंकि टेंडर निकलेगा 500 करोड़ का, तो वहां आप नीचे वाला क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा, इसको कतर के रख दिया। अकेले आपको ग्रामीण कार्य विभाग का हम बजट बता देते हैं, स्कीम का 5 साल का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसको जोड़ लीजिए, ये लगभग 40 से 42 हजार करोड़ के आसपास होता है। इस 42 हजार करोड़ का काम मुश्किल से 10 से 12 कंपनियों को मिला। अगर ये टेंडर की कार्रवाई निचले स्तर पर होती, छोटे छोटे रोड के अलग अलग टेंडर होते, तो इस 40 हजार करोड़ में कम से कम 4,000 लोग भाग लेते। तो 4,000 लोगों की कमाई पर लात मार के, उसके पेट पर लात मार के ऐसी व्यवस्था कायम की गई कि मात्र 8 से 10 आदमी ये माल लूटे, क्योंकि 10 आदमी से माल लेना ये ज्यादा आसान है बनिस्पत 4,000 या 40,000 लोगों से। इसीलिए मैंने कहा
कि ये जो दोनों तरीके थे गरीबी को दूर करने के, शिक्षा और इस तरह का व्यवसाय, इस दोनों से सरकार ने और इस व्यवस्था ने बड़े सलीके से ऐसी व्यवस्था कायम की कि आप न अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाइएगा, और ग्रहण कर भी लिए तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बिकेगा, पद बिकेंगे, सारी नौकरियां बिकेंगी, और अगर आप ठेकेदारी करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां भी आपके लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मेरे इस सवाल पर आप जरूर गौर कीजिएगा और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।